हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 24 जून के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज का टॉपिक है उसमें पहला है माउंट मेरोपी, दूसरा है कोवी 4, तीसरा है प्रेसना ग्लेशियर और चौथा जो कि आपका अंतिम होगा वह स्वाभिमान अंचल है। तो अगर हम पहले टॉपिक की बात करें माउंट मेरोपी, तो माउंट मेरोपी मतलब ये चर्चा में क्यों आया उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो 21 जून 2020 को इंडोनेशिया के एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरोपी में 2 बार विस्फोट हुआ। इस वजह से ये चर्चा में आया, क्योंकि ये अभी 21 जून को 2 बार इसमें विस्फोट हुआ। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का कहने का मतलब ये है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से समय समय पर मैग्मा या लावा का उद्गार होता रहता है। आप जब टॉपिक पढ़ेंगे ज्वालामुखी सुनील सर से, तो वहाँ पे आप लोगों को विस्तार से और अच्छे से बताया जाएगा ज्वालामुखी की प्रकार या उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं। दूसरे पॉइंट के अगर हम इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें, तो यह मध्य जावा एवं इंडोनेशिया के याग्याकार्टा प्रांत में एक विशेष क्षेत्र के मध्य की सीमा पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। और 2019 में माउंट मेरोपी में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से 300 से अधिक लोग मारे गए थे। यानी कि अभी 2020 में इसमें क्या नाम है विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से लगभग 300 से अधिक लोग मारे गए थे। क्योंकि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें से मैग्मा या लावा समय समय पर उद्गार होता रहता है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, तो इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक विशाल क्षेत्र है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आकर मिलती हैं। और इस रिंग ऑफ फायर में 17,000 से अधिक द्वीप एवं द्वीप समूह शामिल हैं। यानी कि जो ये रिंग ऑफ फायर है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो एक विशाल क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर, उसमें लगभग 17,000 से अधिक द्वीप या द्वीप समूह शामिल है। इसमें लगभग जो है 130 सक्रिय ज्वालामुखी है। आप सोचिए 130 सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा दर्शाता है। अब सक्रिय ज्वालामुखी तथ्य के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, अभी हमने बताया आप लोगों को कि सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जिनमें से समय समय पर क्या नाम है उद्गार होता रहता है। ज्वालामुखी मतलब मैग्मा या लावा का उद्गार होता रहता है। तो अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल की बात करें, तो लिपारी द्वीप समूह का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पे है? इटली में है। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और स्ट्रेटो ज्वालामुखी क्या होते हैं? स्ट्रेटो ज्वालामुखी या समग्र ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। किसके? समग्र ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक स्वयंक्वाकार ज्वालामुखी है जो कठोर लावा, टेफ्रा, प्यूमिस और राख की कई परतों द्वारा निर्मित होता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। और दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, दूसरा टॉपिक है कोवी 4। तो कोवी 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं और क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कोवी 4 चर्चा में आने की वजह जो है, अभी हाल ही में एक जेनरिक दवा कंपनी, कैसी जेनरिक दवा कंपनी हेटेरो क्या एक जेनरिक दवा कंपनी है, ने कोविड-19 के उपचार के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जांच संबंधी एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के विनिर्माण एवं विपणन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। क्या नाम है? रेमडेसिविर के जेनरिक संस्करण को भारत में ब्रांड नाम कोवी 4 के तहत बेचा
जाएगा। यानी कि कोविफोर क्या एक मेडिसिन है जिसे इंडिया में बेचा जाएगा। अगर इसके हम प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो प्रमुख बिंदु के अंतर्गत पहला है, इससे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को वैश्विक महामारी कोविड-19 से पीड़ित मरीजों पर फैविपिराविर एंटीवायरल टैबलेट्स के चिकित्सीय परीक्षण करने की अनुमति दी है। तो दूसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानकारी करते हैं। यह भारतीय दवा नियामक संस्था केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है। केंद्रीय औषधि, अगला पॉइंट है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है और देश भर में इसके 6 जोनल कार्यालय हैं, 4 सब जोनल कार्यालय हैं, 13 पोर्ट ऑफिस है और 7 प्रयोगशालाएं हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। किसका? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो अगला करंट अफेयर है वो है प्रेसना ग्लेशियर। ये चर्चा में आने की क्या वजह है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पर्यावरणीय संरक्षणवादियों ने एक दल ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है उत्तरी इटली में, कहाँ पे? उत्तरी इटली में प्रेसना ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए इसके 1,00,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में जियो टेक्सटाइल तिरपाल सीट बिछाने की प्रक्रिया शुरू की है। मतलब जो ग्लेशियर है उसको पिघलने से बचाने के लिए तिरपाल उस पर बिछाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी वजह से ये ग्लेशियर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो पहला है स्की सीजन की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत के साथ ही यह 6 सप्ताह की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष दोहराई जाती है। मतलब इस ग्लेशियर को बचाने के लिए ये हमें हर साल किया जाता है, प्रत्येक वर्ष इस प्रक्रिया को दोहराई जाती है। और तिरपाल सीट हटाने की प्रक्रिया कब की जाती है? सितंबर महीने में जो तिरपाल बिछाया जाता है उस ग्लेशियर के संरक्षण के लिए, उसको हटाने का काम सितंबर में किया जाता है। अगला पॉइंट है जो जियो टेक्सटाइल तिरपाल है वो क्या करता है कि सूर्य की किरण को प्रवर्तित करता है और भीतर के तापमान को बाहर के तापमान से कम बनाए रखता है। इसके जरिए बड़े स्तर पर बर्फ को संरक्षित करने में मदद मिलती है। यानी कि जो ग्लेशियर है जब हम उसे तिरपाल से ढक देंगे तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर में क्या होगा? अंतर हो जाएगा। अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो निम्न बना रहेगा, जिसकी वजह से वो बर्फ़ पिघलेगा नहीं, वो ग्लेशियर जो है पिघलेगा नहीं। इस वजह से उसकी संरक्षण की जा सकती है। अगला पॉइंट है ग्लेशियर संरक्षण परियोजना पहली बार 2008 में इटालियन फर्म कोरोसेलो टोनाले द्वारा शुरू की गई। उस समय प्रेसना ग्लेशियर के केवल 30,000 वर्ग क्षेत्र को कवर किया जाता था। पहले कितना था? 30,000 वर्ग मीटर को कवर किया जाता था। अब कितना हो गया? 1,00,000 वर्ग मीटर। तो 1993 से प्रेसना ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण अपनी मात्रा का 1/3 से अधिक भाग खो चुका है। ये मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है कि मतलब कोई ग्लेशियर इतना ज़्यादा पिघलता जा रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक खतरा ही है। अगले पॉइंट की बात करें, यह उत्तरी इटली में ट्रेंटिनो एवं लम्बार्डी के क्षेत्रों के बीच अवस्थित है। यह ग्लेशियर प्रेसनेल्ला माउंटेन समूह का हिस्सा है। जो एक ग्लेशियर है वो किस माउंटेन का हिस्सा है? ग्लेशियर प्रेसनेल्ला माउंटेन समूह का हिस्सा है। अब हम कुछ तथ्य के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जो स्की सीजन अभी आया था ना, हम लोग ऊपर पढ़े थे स्की सीजन, तो यह एक ऐसी अवधि है जब स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग एवं अन्य अल्पाइन स्पोर्ट स्की रिसोर्ट के लिए अनुकूल होते हैं। स्कीइंग बर्फ पर फिसलने के लिए स्की का उपयोग करके
चलने का एक साधन है। एक स्की रिसॉर्ट स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग एवं अन्य शीतकालीन खेलों के लिए विकसित एक रिसोर्ट है। कौन? इसकी सीजन। अब हम लोग अपने आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, स्वाभिमान अंचल। ये चर्चा में क्यों आया? हाल ही में उड़ीसा के माओवादी गढ़ के रूप में प्रसिद्ध जो है मलकानगिरी जिले में कट ऑफ क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले स्वाभिमान अंचल में सुरक्षा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करके विकास सुनिश्चित करने में उड़ीसा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ। और इसके प्रमुख बिंदु के बारे में अगर हम जानकारी करते हैं तो पहला बिंदु है, उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में कट ऑफ क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला स्वाभिमान अंचल माओवादियों का गढ़ रहा है। और दूसरा पॉइंट है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकतर माओवादी स्वाभिमान अंचल में शरण लेते हैं। जो इसका आखिरी पॉइंट है तीसरा, इस क्षेत्र में सुरक्षा नेटवर्क मजबूत होने से विकास से संबंधित गतिविधियां शुरू हुई हैं, जिससे मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण के कारण ऑटो रिक्शा, सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से उड़ीसा का यह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। यानी कि जो ये क्षेत्र है स्वाभिमान अंचल मलकानगिरी के जिले के अंतर्गत जो क्षेत्र है, ये माओवादियों का गढ़ है। लेकिन अब यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत जो संरचनाएं हैं उन सबको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और जिससे ये क्या है कि ये मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, शेयर भी ज़रूर करिएगा। नमस्कार।